बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 6 है मैनेज टीम, और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 9 को, प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट को। मैनेज टीम एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप का प्रोसेस है। इसमें हम जो इनपुट टूल टेक्निक और जो मेन कंसर्न है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। मैनेज टीम के अंदर अभी होगा ये, हमने एक्वायर की टीम, उनको डेवलप किया, जो ट्रेनिंग की ज़रूरत थी उनको जो फैसिलिटेट किया हमने, उनकी ट्रेनिंग्स का ग्राउंड रूल्स डिफ़ाइन किए, और जो टीम चार्टर्ड है वो समझाया सारा। अभी मैनेज टीम है। अब हम प्रोजेक्ट के ऐसे स्टेज में जहाँ पे एग्जीक्यूशन शुरू है, एग्जीक्यूशन कर रही है प्रोजेक्ट, आपकी टीम कर रही है, आप कर रहे हैं पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज। डेफिनेटली अब ह्यूमन रिसोर्स को समझना, उनको मैनेज करना, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। उसको प्रॉपरली लेके चलना ये एक सेपरेट साइंस है, एक सेपरेट जो अलग से हमारा एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज यहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं कि आप टीम को कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अब आप पर टीम को मैनेज करने की भी जिम्मेदारियां हैं। आपने टीम को जो किस तरह करना है, इसमें जो मेन बात क्या होती है, आपने अपनी टीम की परफॉर्मेंस को देखना है, और आपकी जो लीडरशिप्स का जो स्टाइल है, लीडरशिप स्टाइल और सॉफ्ट स्किल्स, ये बहुत डिपेंड करेंगी इस फैक्टर में कि आप टीम को कैसे मैनेज कर रहे हैं, इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व करेंगे, कन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करेंगे। इस पूरे लेक्चर में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नेगोशिएशन और इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स आपके कितने हद तक बेहतर हैं, कितने अच्छे हैं, आप प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, कैसे कन्विंस करते हैं लोगों को, ये डिपेंड करता है डेफिनेटली। और इसमें हमने प्रोजेक्ट मैनेजर ने इसी को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। प्रोजेक्ट प्लान को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस। आपकी जो परफॉर्मेंस है उसी के हिसाब से आपने अपने प्लान को, जो जो रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट को प्लान है उसको हमने एडजस्ट करना है। रिस्क को देखना है, उसके हिसाब से टीम को मैनेज करना, और टीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए अपने रिस्क को मैनेज करना। ये वॉइस वर्सा टू साइडेड प्रोसेस है। जब हम रिस्क मैनेजमेंट को पढ़ेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे क्या हो रहा है आपकी टीम में, क्या चल रहा है, आपको देखना है, रिसोर्स इश्यूज लॉ को अपने टैकल करना है। और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी टीम को इन्वॉल्व कीजिए अपने डिसीजंस में, अपने मैनेजरियल प्रोसेसेस में। किसी हद तक हम सारे प्रैक्टिकली देखने में आया, ये ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता कि ऑपरेशंस वालों को मैनेजमेंट में इन्वॉल्व किया जाए। देखने में तो नहीं आया, लेकिन पीएमआई की रिकमेंडेशन ये है कि अपने टीम को इन्वॉल्व रखें अपने मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में। इसमें हमारा ये कि हमने पूरी टीम को लेके चलना है। आपका प्रोजेक्ट, आपकी प्रोजेक्ट जो है वो आपकी टीम कंप्लीट कर रही है, तो टीम की परफॉर्मेंस इनफैक्ट आपके प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस है। जितना बेहतर आपकी टीम परफॉर्म करेगी उतना बेहतर रिजल्ट आएगा आपके प्रोजेक्ट से। आपने इन दोनों को चीज़ों को मैनेज करना है। जैसे मैंने कहा कि ये बेहतर चीज़ है कि आप अपनी टीम को मैनेज कीजिए, टीम को इन्वॉल्व करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में। जो उनकी एक्टिविटीज़ थी, जो प्रोसेसेस थे, ये तो लेटर ऑन क्या होगा कि आपकी टीम की ऑलरेडी उस प्लान में इनपुट रहेगी, तो उनका इंटरेस्ट बिल्डअप रहेगा, उनका इंटरेस्ट रहेगा। ऑन द अदर साइड, ऑन कंट्रेरी, ये होगा कि अगर आपने उनको इन्वॉल्व ना किया, आप अपने डिसीजन लेते गए, आपने अपना ही प्लान डेवलप किया है और आप अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो यहाँ पे लैक ऑफ कोऑपरेशन का इशू आ सकता है। और टीम में अगर लैक ऑफ कोऑपरेशन हो तो प्रैक्टिकली देखा गया कि बहुत मुश्किल हो जाती है उनको मैनेज करना, अपने प्रोजेक्ट को इवन मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हमने उनमें ना जो इंटरेस्ट लेवल है, ट्रस्ट लेवल है, विद द हेल्प ऑफ रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन, और द हेल्प ऑफ माइक्रो मैनेजमेंट स्टाइल्स, लीडरशिप स्टाइल, इसको हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। आपने कैसे कर सकते हैं, अपनी टीम को मोटिवेट कैसे करेंगे, और कौन कौन से मैनेजमेंट स्टाइल्स हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्रक्स हैं मैनेज टीम के कि इसमें आपने करना क्या है। एक चीज़ होती है इशू लॉग्स, आपको अपने इश्यूज़ का पता। अभी मेन चीज़ ये है कि डेफिनेटली मैनेज टीम में इश्यूज ज़रूर आएंगे, लेकिन आप उन इश्यूज़ को कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, सरफेस पे कैसे आते हैं इश्यूज़, उसकी रूट कॉजेज़ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे स्कोप, कॉस्ट, स्केजल, रिस्क मैनेजमेंट, वो अदर आस्पेक्ट्स में, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, और हमने कौन कौन से करेक्टिव एक्शन लेने हैं। उसके लिए इशू लॉग की कोई मैकेनिज्म, कोई टेक्निक आप जो यूज़ अगर कर रहे हैं तो बहुत बेस्ट है। अगर नहीं करे तो डेफिनेटली आपको कोई कोई टूल, कोई कुछ यूज़ करना चाहिए, आपको कोई एप्लीकेशन हो। जैसे स्पाइस वर्क का बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है वीटीज के इम्प्लीमेंटेशन में। सारी सीनियर मैनेजमेंट अपने जितने भी एंड यूज़र्स हैं उनकी
जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनके इश्यूज़ हैं सारी सीनियर मैनेजमेंट तक ऑब्जर्वेशन में आ जाती हैं। तो इश्यूज़ को ऑब्जर्वेशन में रहना और उनका सॉल्व होना, उनका स्टेटस का, ये तकरीबन 80 टू 85% तक हमारे प्रॉब्लम्स को, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को और जो टीम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर देती हैं। तो आपका मैकेनिज़्म क्या है, आपका वो कंटेंट क्या है, आपका टेम्पलेट कौन सा यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे टेम्पलेट कर रहे हैं जहाँ हमारे पास जो इश्यूज़ हैं इनसे रिलेटेड है, उनकी डिस्क्रिप्शन देख लें, रिपोर्टेड बाय, असाइन टू, स्टेटस क्या है, क्लोज है, एक्टिव है, पेंडिंग है, पोस्टपोन है, प्रायोरिटी देख लीजिए उसकी, इश्यूज़ की किस डेट पे रिपोर्ट किए गए हैं, कब रिजॉल्व हुए थे, उनके कमेंट्स क्या हैं, रिजॉल्व हुए नहीं हुए, कैसे हुए, उसमें क्या मसला था, उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आ रहा है, रिजोल्यूशन कैसे हुई। तो इस तरह का एक मैकेनिज़्म ज़रूर होना चाहिए। पीएमआई इस पे एम्फसाइज करती है कि आप इश्यूज़ लॉग को ज़रूर मेंटेन करें, और ये काफ़ी चीज़ों में इनपुट और आउटपुट ही रहता है। इश्यूज़ लॉग आप इस काफ़ी जगहों पे देखेंगे यही इनपुट है और यही आउटपुट बनता है, यहीं पे इनपुट किया जाता है। इसमें इनपुट की एंट्रीज आती हैं कि हमारे इश्यूज़ लॉग अपडेट हो रहे हैं, और अपडेट होते ही उसका आउटपुट काफ़ी डॉक्यूमेंट्स का चेंज हो जाता है। लीडरशिप स्टाइल का जैसे मैंने बात की थी, इसके रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो आपने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे कि आपको लीडरशिप स्टाइल के नाम का पता हो, उनके स्टाइल्स का पता हो। डायरेक्टिंग में हम खुद डायरेक्ट कर रहे होते हैं पूरे प्रोजेक्ट को, टेक्निकली मैनेजरियल डिसीजंस हमारे अपने होते हैं। हम फैसिलिटेट करते हैं कि अपनी टीम को किसी प्रॉब्लम में कोच करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, अपनी राय देते हैं, उनको मैनेज करते हैं टीम को। कोचिंग में डेफिनेट जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर काफ़ी बेहतर होता है टेक्निकल साइड से, वो टीम को कोच करता है। सपोर्टिंग में कहीं पर इश्यूज़ हों, किसी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे सपोर्टेड स्टाइल होता है मैनेजमेंट का, मैनेजर का, प्रोजेक्ट मैनेजर का। कोई सिचुएशन में कोई कन्फ्लिक्ट आ गया है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर इन्वॉल्व हो जाता है, सपोर्ट होता है। इन्फ्लुएंसिंग में हम अपनी टीम को मोटिवेट कर रहे होते हैं, टीम बिल्डिंग पे, टीम वर्क पे एम्फोसाइज होता है। यहाँ पर आप अपनी टीम को एम्फोसाइज कर रहे होते हैं। डेलीगेटिंग में हम अपने जो जो बिगर गोल्स हैं उनको डिवाइड कर देते हैं सब सेक्शंस में, उसको फर्दर डिवाइड करते हैं। जैसे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को हम डिवाइड करते हैं, इसी तरह रिकमेंडेड होता है कि आप अपने गोल्स को भी डिवाइड कर लीजिए, और डिवाइड करके उसको डेलीगेट कीजिए डिफरेंट टीम मेंबर्स को, कॉम्पिटेंट मेंबर्स को हम डेलीगेट कर लेते हैं। कंसल्टेटिव देखें, अभी इशू से रिलेटेड यहाँ पे देखें बुलेट्स मैंने चेंज कर दिए। ये अब इश्यूज ऐसे जैसे आपकी जो टीम है, आपका जो आपके प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इन दैट के साथ में क्या करें, कंसल्टेटिव देखिए, ये हम कह रहे हैं बॉटम अप अप्रोच, हम अपनी टीम से कंसल्ट करना शुरू करते हैं, और ऊपर अगर ज़रूरत पड़े तो सीनियर मैनेजमेंट तक जाते हैं। कंसेंसस में हम जर्नल पूरे ग्रुप्स को, लोगों से राय लेते हुए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अपनी पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं। ये लीडरशिप स्टाइल, यानी मेरे अपने जो सोल डिसीजंस नहीं होंगे, इसमें टीम्स का इनपुट इसमें शामिल रहेगा। दूसरा है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव में होता है, हम पूरी टीम से कंसेंसस लेते हैं, ग्रुप डिसीजंस लिए जाते हैं। जब भी आपको राय लेनी हो, पूरी टीम को शामिल करके उनकी रजामंदी से हम अपना डिसीजंस लेंगे। ब्यूरोक्रेटिक ये होता है कि आपने किसी लॉ को, किसी रूल को, किसी सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंप्लायंस को हमने फुलफिल करना है, मीट करना है। उसके लिए जो जो गाइडलाइंस डिफाइन किए एज इट इज़ हमें लेके चलना पड़ता है। हम अपना कोई उसमें चेंजेस नहीं कर, अपने डिसीजंस नहीं कर सकते, अपने स्टाइल से नहीं जा सकते। जो कंप्लायंस और स्टैंडर्ड्स में डिफाइन किए उसी हिसाब से हमें चलना पड़ता है। एनालिटिकल में कहते हैं हम ये टेक्निकल जो कॉम्पिटेंसीज हैं और कैपेबिलिटीज़ हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की, प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्सिटी को, इश्यूज़ की कम्प्लेक्सिटी को देखते हुए उसका सोल्यूशन खुद से जो है डिज़ाइन करता है, खुद से उसको इम्प्लीमेंट करता है। एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर में। ये वो एबिलिटीज़ हैं, ये वो सॉफ्ट स्किल्स हैं जो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ज़रूर होनी चाहिए। इसके बाद देखें फिर से बुलेट चेंज हो गए, अब ये है पर्सनैलिटी से रिलेटेड। अब ये अदर स्टाइल्स हैं। क्रिस्मेटिक, आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर का स्टाइल कैसा है लोगों से डील करने का, उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, ये भी डेफिनेटली बहुत इम्पैक्ट करता है। डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका स्टाइल, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बहुत मैटर कर रही होती है पास टाइम। ऑटोक्रेटिक होता है, हम कहते हैं टॉप टू डाउन अप्रोच, हम सीधा सीनियर मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं। क्या जाता है कि आप सीनियर मैनेजर को सीधा कर लें, उनको कन्विंस कर लें, तो डेफिनेटली जो बॉटम लाइन है मैनेजमेंट की, तो डेफिनेटली हम मैनेज हो जाएगी।
अभी कहते हैं कंसल्टेटिव ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि हम कंसल्ट करते हैं, कहा जाता है मशवरा सबसे लीजिए लेकिन डिसीजन अपने लीजिए। ये इसकी सबसे आसान डेफिनेशन है, मशवरा सबसे कीजिए लेकिन डिसीजन अपने लेने। तो कंसल्टेटिव ऑटोक्रेटिक ये होता है। तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं कि यार अगर इस तरह हो तो ये कौन सा मैनेजमेंट स्टाइल या लीडरशिप स्टाइल होगी। लीजरस्फीयर में क्या होता है, हम कहते हैं हमारी अपनी टीम काफ़ी कॉम्पिटेंट है यार, मेरी टीम काफ़ी माशाल्लाह कॉम्पिटेंट लोग हैं, बहुत ही टेक्निकल हैं, मुझसे तो बहुत ही अच्छे हैं। तो इन दैट केस आप उनको अपना काम करने दीजिए, आप उन पे अपने डिसीजंस, अपने अपना रोब डालना, उनको गाइड करना। ऑलरेडी हमें उस चीज़ का नहीं पता कि जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो लीजरस्फीयर में होता है कि आपकी टीम काफ़ी कॉम्पिटेंट है टेक्निकली भी, और उनका रिलेशन टीम बिल्डिंग काफ़ी अच्छी है। तो लेट देम डू देयर वर्क, आप उनको अपने काम करने दीजिए। वो सिर्फ अपने कोचिंग करने कंसल्टेंट रह सकते हैं। हाँ, हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, कन्वेंस कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं उनको। इन दैट केस उनको अपना काम करने दीजिए। जो ये लीजेस फेयर की ये अप्रोच होती है। ड्राइवर में ये होता है कि फुल डिसीजंस जो जो लीड करता है पूरे प्रोजेक्ट को, वो प्रोजेक्ट मैनेजर कर रहा होता है, वो डायरेक्शन डिफाइन कर रहा होता है, वो अपनी टीम को अपने हिसाब से लेके चल रहा होता है। टीम से कोई इनपुट नहीं लेना, अपने ही तरीके से, अपने ही जो एबिलिटीज है उसको उसकी बेस के ऊपर हम टीम को लेके चल रहे होते हैं। तो ये स्टाइल्स हैं, लीडरशिप स्टाइल्स हैं। एग्ज़ाम में अक्सर इनके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। जहाँ तक रिसोर्स मैनेजमेंट का सवाल है तो इसको आपने 3-4 दफ़ा एग्ज़ाम से पहले देख लेना है कि ये स्टाइल्स हैं, तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। पावर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें क्वेश्चन आते हैं। एक अच्छा आस्पेक्ट है, इसको देखना ज़रूरी है टीम में। प्रोजेक्ट मैनेजर के कौन कौन सी पावर्स होती हैं, देखिए आपने सबसे पहले इनको देखना, ये है फॉर्मल लेजिटिमेट। लेजिटिमेट ये होती है जो आपकी डिसिग्नेशन है, जो आपकी इस टाइम पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में, उस हिसाब से जो आपकी पावर बनती है। आपके नीचे जितने सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में आप किस जगह पे बैठे हुए हैं, उससे उसको मद्देनज़र रखते हुए जो पावर आपको मिली उसे कहते हैं फॉर्मल। रिवार्ड में ये होता है कि आपके पास कोई ऐसी पावर है कि आप रिवार्ड दे सकें किसी की इम्प्रूवमेंट में, किसी की प्रमोशन में, किसी की ट्रांसफ़र में। आपके पास अगर आपको अथॉरिटी दी गई है तो वो रिवार्ड पावर होता है। पेनल्टी ये होती है कि कर से हो, ये कि आप किसी को फायर कर सकते हैं, आप किसी को सस्पेंड कर सकते हैं अगर इस तरह की पावर आपके पास है, तो इसे पेनल्टी कहते हैं। एक्सपर्ट पावर ये होती है और कि प्रोजेक्ट मैनेजर खुद काफ़ी काबिल है, कुछ टास्क को, कुछ चीज़ों को लेके वो खुद काफ़ी एक्सपर्ट है, टेक्निकली या मैनेजरियल वो काफ़ी एक्सपर्ट है, वो भी उसकी पावर कंसिडर की जाती है। रेफरेंशियल या रेफरेंट पावर क्या होती है, अक्सर पूछा जाता है भाई हमारे एक मरीज़ है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाने, किस डॉक्टर के पास लेके जाए, तो जो मेजॉरिटी जिस डॉक्टर का नाम ले रही होती है वो उसका रेफरेंस पावर होती है उसकी, कि उसका मार्केट में रेफरेंस इतना अच्छा है कि लोग उसके सिर्फ नाम सुन के आ रहे हैं, उनको नहीं पता वो कितना है, लेकिन उसकी जो रेफरेंस है वो बहुत अच्छा है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की जो रेफरेंस पावर है वो बहुत मैटर करती है। तो पावर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। अब पूछा जाएगा इसमें सबसे अच्छी अप्रोच कौन सी है, प्रोजेक्ट मैनेजर को कौन से ज़्यादा यूटिलाइज़ करनी चाहिए पावर। तो देखें सबसे अच्छी चीज़ है रिवार्ड। टॉप लेवल पे देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवार्ड, आप इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना। सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी, मतलब सबसे आखिर में आप किसको यूज़ करेंगे, वो है पेनल्टी। वो है पेनल्टी, इसको सबसे लीस्ट पे रखेंगे। इसके रिजल्ट, इस पावर को यूज़ करने के रिजल्ट काफ़ी अच्छे नहीं आते, उसको लीस्ट प्रायोरिटी भी रखिएगा जब भी पूछा जाए कि अच्छे कौन से। तो इसके रिवार्ड्स बाद फॉर्मल भी काफ़ी अच्छा है, एक्सपर्ट और रेफरेंसेस उसके बाद, लेकिन सबसे आखिर में पेनल्टी आएगा और सबसे पहले रिवार्ड आएगा। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे बात करते हैं अभी। कन्फ्लिक्ट कहते हैं डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़, दो पार्टीज़ के दरमियान कोई डिसएग्रीमेंट हो बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन देयर ओपिनियन, बेस्ड ऑन देयर टेक्निकल सजेशंस, टेक्निकल कमेंट्स, या पर्सनल हो सकती हैं। रीजंस काफ़ी हैं, तो मोस्टली कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। प्रोजेक्ट के अलग डिफरेंट बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हमने बात की शुरू के लेक्चर में हमने स्टेक होल्डर्स को डिस्कस किया था। तो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट मुख्तलिफ होता है।
कहीं पर पर्सनल इंटरेस्ट होता है, कहीं पर ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट होता है, कहीं रहता है, कहीं पर फंक्शनल मैनेजमेंट अपना अपना इंटरेस्ट रख रही होती है, कहीं पे सीनियर मैनेजमेंट अपना इंटरेस्ट रख रही होती है। कन्फ्लिक्ट ज़रूर रहेंगे। एक बात तो समझने वाली ये है कि कन्फ्लिक्ट डेफिनेटली रहेंगे। उन कन्फ्लिक्ट में बाज़ों का अक्सर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, अक्सर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। अब ये काफ़ी ट्रेनिंग में भी अक्सर डिबेट बन जाती है, भाई पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे बनता है। आज अभी के दौर में कन्फ्लिक्ट्स को बहुत अच्छा समझा जा रहा है मैनेजमेंट के अंदर। एक चीज़ याद रखें, कन्फ्लिक्ट लेकिन टेक्निकल कन्फ्लिक्ट्स, पर्सनल कन्फ्लिक्ट्स नहीं, टेक्निकल कन्फ्लिक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के हक में काफ़ी बेहतर रह जाता है और प्रोजेक्ट में अक्सर बेहतर रह जाता है। देखिए जैसे हम देखते हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले कौन है, वो जो मेंबर्स आते हैं वो डिफरेंट फंक्शनल एरिया से आते हैं। ये तो जैसे हमने शुरू में बात की थी कि मिक्स मैट्रिक्स के एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो डिफरेंट फंक्शनल एरिया से आ रहे हैं। तो हर फंक्शनल एरिया का जो बंदा होता है उसकी एक्सपर्टीज़ उस स्पेसिफिक डोमेन में काफ़ी बेहतर रहती है, लेकिन दूसरे डोमेन में वो बेहतर नहीं होता। यानी एक बंदा आईटी में काफ़ी बेहतर है तो उसको फाइनेंस में तो उसका कोई लेना देना नहीं होगा, इसी तरह फाइनेंस का आईटी के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। और इसी तरह डिफरेंट फंक्शनल एरिया के जो लोग होते हैं उनका आपस में टेक्निकल और ऑफिशियल कन्फ्लिक्ट रहता है, जो कि प्रोजेक्ट के हक में काफ़ी बेहतर रह जाता है और अक्सर अक्सर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है अगर उसको प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए। हम बात कर रहे हैं कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की, उसको कैसे रिजॉल्व करना है पॉजिटिवली, उसके अच्छे रिजल्ट कैसे लाना, उस पर बात कर रहे हैं। डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट रहेंगे, क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ प्रोजेक्ट, जैसे मैंने बात की मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट्स रहेगा, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, ये जैसे मैंने बताया इंटरेस्ट की वजह से कन्फ्लिक्ट्स आएंगे डेफिनेटली। ऑर्गेनाइजेशन की अपनी लिमिटेशंस होती है, प्रोजेक्ट मैनेजर जहाँ से आया है वो उस लेवल की अथॉरिटी, उस लेवल की पावर नहीं असाइन कर सकते, जो डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट्स आती हैं रिसोर्स और पावर के कंस्ट्रेंट्स की वजह से। जैसे मैंने बताया कन्फ्लिक्ट्स बेशतर औकात बेनिफिशियल में चले जाते हैं, बेनिफिट्स में आ जाते हैं अगर हम अपने पूरे लगाव से अपनी पूरी एबिलिटीज़ को सामने रखते हुए हम एक काम कर रहे हैं तो और अब मेरे काम में किसी की वजह से रुकावट आ रही है या कोई मुझे समझ नहीं पा रहा, मुझे अपना काम ठीक से करने नहीं दे रहा, तो डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट आएंगे, इश्यूज आएंगे। और जो कि पॉजिटिव चीज़ है, मुझे अपना काम जैसा मैं करना चाह रहा हूँ, मेरा पूरा हक है, मुझे वैसे ही करना है, लेकिन फलां वजह से या फलां की वजह से मैं अपना काम सही नहीं कर पा रहा, तो कन्फ्लिक्ट रहते हैं। और उसको जैसे ही हम रिजॉल्व करेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है पैरेलल पोजीशन में आके अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करेगा। पहले ये कहा जाता था कि बेस्ट रेजोल्यूशन ये है प्रोजेक्ट कन्फ्लिक्ट्स की, कि दोनों पार्टीज़ को डिफरेंट करते हैं। जैसे ये पिक्चर बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रही है, दोनों पार्टी को दूर कर दिया जाए या फ़ौरन सीनियर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व कर लिया जाए। अब ऐसी बात नहीं, अगर आप कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपने एक बात याद रखनी है कि सीनियर मैनेजमेंट नहीं, जो लोग कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं वो ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हुए, बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को सामने रखते हुए अपने इमीडिएट बॉस के साथ मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ना कि सीधा सीनियर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना है। ये बात आपने अच्छे से समझ लेनी है। कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड जो लोग कन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व हैं उन्होंने ही रूट कॉज को एनालाइज करके उसको फाइंड आउट करके बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन को सामने रखते इमीडिएट मैनेजर को, उसकी मदद से हमने अपने कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? देखिए कन्फ्लिक्ट की मेन रीज़न ये होती है क्या आपके मेंबर्स को अगर ये नहीं पता कि प्रोजेक्ट है क्या, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स कहाँ हैं और हमने कंप्लीट क्या करना है, हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या हैं और कौन से कंस्ट्रेंट में रह के ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, कंटेंट क्या था भाई प्रोजेक्ट चार्टर का, जब यही चीज़ें नहीं पता, आपने की डिसीजंस कौन से लिए हैं, चेंजेस कौन सी आ गई रन टाइम पर, तो डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट रहेगा। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर ने कन्फ्लिक्ट को आने से पहले ही अपने कहते हैं उनको कन्फ्लिक्ट्स को सामने आने से पहले ही उसको रिजॉल्व करना है, उन चीज़ों को दूर रखना है। जब प्रोजेक्ट मैनेज सारी टीम एक ही पेज पर हो कि ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, प्रोजेक्ट चार्टर क्लियर है, सारे डिसीजन सबके सामने हैं, ऑब्वियस है, आपके वेब पोर्टल पे सब कुछ विजिबल है, कौन कौन से डिसीजंस, कौन कौन सी चेंजेस आई हैं, कौन कौन से न्यू वर्जन्स आए, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी क्लियर, नॉट एम्बिग्युअस। ये चीज़ आपके लिए मेन इश्यूज अक्सर बनाती है, ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़।
किसको रिपोर्ट करना था, किससे कंसल्ट करना था, कहाँ कौन रिस्पॉन्सिबल कौन था, अकाउंटेबल कौन था, ये चीज़ें डिफाइन नहीं हुई। तो डेफिनेटली तो उसका जो कंसिक्वेंटली क्या होगा, कन्फ्लिक्ट्स होंगे। हमने कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है। और मोस्टली अभी ये बताया जाता है कि मैनेजमेंट की अपनी पुअर मैनेजरियल एबिलिटीज़ की वजह से, मैनेजर की पुअर लीडरशिप की वजह से कन्फ्लिक्ट्स अक्सर रहते हैं प्रोजेक्ट्स में, उनकी वजह से, ना कि टीम मेंबर की वजह से। ये बात याद रखिएगा। तो हमने अपने काम को, अपने जो असाइनमेंट्स उसको इंटरेस्टिंग करना है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जैसे मैं शुरू से बता रहा हूँ, अपनी टीम को इन्वॉल्व रखिए प्लानिंग प्रोसेस में, उनकी टीम को इन्वॉल्व रखिए, तो इसमें कन्फ्लिक्ट काफ़ी कम हो जाएंगे। इसमें अक्सर क्वेश्चन आया, मुझे याद पड़ता है मेरे अपने एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आया था कि प्रायोरिटीज़ में कन्फ्लिक्ट की जो सोर्सेस हैं वो कौन कौन सी। देखें, इसको आपने याद कर लेना, 1 से 7 हैं। टॉप प्रायोरिटी स्केजल, स्केजल से रिलेटेड कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट प्रायोरिटीज़ पे, फिर रिसोर्सेज पे, फिर टेक्निकल ओपिनियन है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स है, फिर कॉस्ट है, और आखिर में पर्सनैलिटीज़ है। अभी ये बिलीव बताया जाता है अक्सर कि कन्फ्लिक्ट्स ओनली आते हैं पर्सनैलिटी की वजह से, हालांकि PMI कहती है ये प्रायोरिटी में सबसे लास्ट है। प्रायोरिटीज़ बहुत ही रेयर होता है कि पर्सनैलिटीज़ का इशू। अभी जो टेक्निकली देखा जाता है तो सोर्सेज ऑफ कन्फ्लिक्ट्स यही 7 हैं। इसको आपने याद भी करना है और इसी प्रायोरिटी से आपने रखना है सामने अपने। अब हम बात करते हैं रिजोल्यूशन की। कन्फ्लिक्ट जैसे हमने कहा डेफिनेटली आएंगे, तो उनकी 5 बेसिक टेक्निक्स हैं जिसको अभी भी हम डिस्कस करते हैं। इनके नाम आपने याद रख लेने। पहला है कोलैबोरेटिंग, जिसको कन्फ्रंटिंग भी कहते हैं। इसमें हम दोनों पार्टीज़ ने जो कन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, उन्होंने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कराना ही कराना है। दोनों प्रॉब्लम के होते हुए साथ साथ पैरेलल जा रहे होते हैं। जब तक दोनों पार्टी का कंसर्न कंप्लीट नहीं होता, तो वो उसको प्रॉब्लम प्रोजेक्ट के साथ चलते रहते हैं और उसके जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है उस पर काम करते रहते हैं। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई पीछे हटना नहीं, कोई गिव एंड टेक नहीं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करा के रहना। इसे कहते हैं कोलैबोरेटिंग और कन्फ्रंटिंग, इसे कहा जाता है। कंप्रोमाइजिंग में गिव एंड टेक अप्रोच है। कुछ लॉस कुछ विन सिचुएशन, बजट का प्रॉब्लम था, बजट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम कहते हैं कुछ ना कुछ हम चलें जी मैनेज कर लेते हैं, इतना नहीं इतना, दूसरी पार्टी का इतना नहीं, जैसे हम क्लाइंट सेलर एंड बायर जिस तरह प्राइसेस को डिसाइड करते हैं, यार कुछ इतने नहीं इतने हो जाएं, इसे कहते हैं कंप्रोमाइजिंग। विदड्रॉ कहते हैं अवॉइडेंस को कहते हैं। कहा जाता है कि हर बात का जवाब नहीं दिया जाता। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन, अभी जो कन्फ्लिक्ट है, हमें इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन या अभी कोई प्रॉपर राय मैं नहीं देना चाहता इस वक्त की कंडीशन में। लेकिन उसकी इंटेंसिटी देखिएगा, अगर इशू उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं है, लो लेवल की है, माइनर इशू है, तो हम अक्सर उसको इग्नोर करते हैं कि यार 2 बंदे हैं, बाद में खुद ही एडजस्ट कर लेंगे, चलें देख लें। लेकिन अगर उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है तो फिर ये टेक्निक बिल्कुल काम नहीं करती और ना रिकमेंडेड एंड फिर बेहतर नहीं, फिर आपने चुप नहीं रहना। अगर लो लेवल के इश्यूज़ हैं, जो डेली रूटीन के जो इश्यूज़ आते रहते हैं, उसको अक्सर मैनेजर उसको अवॉइड करते हैं, इग्नोर किया जाता है उसको। स्मूथिंग में हम ये करते हैं कि यार 5 पॉइंट्स हैं हमारे, जिसमें तीन पॉइंट्स पे दोनों पार्टीज एग्री हैं। तो क्या करते हैं हम, ऐसा करते हैं 3 जो पॉइंट पे जो हम एग्री हैं उन्हें साथ लेकर चलते हैं। 2 पॉइंट को हम पोस्टपोन कर लेते हैं, उसको हम डी एम्फसाइज कर लेंगे 2 पॉइंट को। 3 पॉइंट पे एग्री हैं, चलो 3 पॉइंट को साथ लेकर चलते हैं। इसे कहते हैं एकोमोडेटिंग, उसे कहते हैं स्मूथिंग। स्मूथ करना, यार जो एग्रीमेंट है, जिस पॉइंट पे 2 पार्टीज एग्री हैं उसको साथ लेके चलिए, जो डिसएग्री है उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसको सॉल्व करने की जो सोल्यूशन है उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। उस टाइम तक जब तक हम 3 को साथ लेके चलेंगे 2 का सोल्यूशन भी निकल आएगा। और मोस्टली ऐसा ही होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम दोनों पार्टीज एडजस्ट कर लेती हैं, चलें जी इधर नहीं इधर कर लेते हैं बात को। इसे कहा जाता है स्मूथिंग। फिर होता है फोर्सिंग। फिर हम कहते हैं सीनियर मैनेजमेंट का इशू, उन्होंने फ़ौरन डिसीजन ले लिया। एक पार्टी काफ़ी पावरफुल थी, इन पावर में थी, सीनियर मैनेजमेंट जैसी, और दूसरे जैसे हमारे सप्लायर थे या कंसल्टेंट थे या हमारे आप कह सकते हैं वेंडर्स थे, तो डेफिनेटली एक ही पार्टी डिसीजन लेगी। जो आपके मेन सीनियर मैनेजमेंट है जो अथॉरिटी में, डेफिनेटली वो अपना मेरा प्रॉब्लम मैं इस तरह सॉल्व कर लूँगा। आपको पूरा हक है, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते हैं, एग्रीमेंट कैंसिल करा सकते हैं, सीनियर मैनेजमेंट के पास ये राइट्स भी होते हैं। तो ये भी कन्फ्लिक्ट की एक जो है एक फॉर्म है, एक टाइप है। तो ये 5 टाइप हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट रेजोल्यूशन की। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो रिसोर्स मैनेजमेंट का जो ये चैप्टर है मैनेज टीम, इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए।
अब दूसरी चीज़ है, हमारे पास कुछ और टर्म्स अक्सर यूज़ होते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसमें एक है इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल मैनेजमेंट या बिहेवियर मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको किया था गोलमैन ने। डैनियल गोलमैन ने इसको प्रेजेंट किया था। अभी एक सेपरेट मैनेजमेंट साइंस की एक ब्रांच है, इमोशनल बिहेवियर मैनेजमेंट। इसमें कहा जाता है कि आपके आईक्यू से बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है आपका ईक्यू, इमोशनल जो आपकी जो ईक्यू है, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो बहुत मैटर करती है कि आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं सिचुएशन को, किस तरह आप अप्रिशिएट करते हैं, लोगों को कैसे मोटिवेट करते हैं, आपकी अप्रोच क्या है लोगों के साथ, आप सिचुएशन का रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, आप किसी भी बुरी बात का उसको किस तरह नेगेटिवली या पॉजिटिवली आप रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। ये एक सेपरेट साइंस है, एक काफ़ी लंबी डिस्कशन है। अगर इसको हम लेके चलें तो आपने एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी कर लीजिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ये कहती है कि एक सीक्वेंस है, एक बंदा अपने पर्सनल गोल के लिए एफर्ट करता है, कुछ सीखता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन में वो परफॉर्म करता है, उसको देखती हुई ऑर्गेनाइजेशन उसको रिवार्ड करती है। उस रिवार्ड से क्या होता है, उस बंदे के पर्सनल गोल अचीव हो जाते हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी की परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई ही नहीं कर रही और रिवार्ड ही नहीं कर रही, तो अक्सर हमारी जो टीम मेंबर्स होते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके पर्सनल गोल अचीव नहीं होते। तो मेन डीमोटिवेशन का या लैक ऑफ आप कह सकते हैं ट्रस्ट का, या आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, उसकी मेन अक्सर रीज़न ये भी होती है कि आप अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनके पर्सनल गोल को इग्नोर करते जा रहे हैं। तो देखिए, इसकी एक सीक्वेंस है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ये कहती है कि आप एफर्ट देखें, परफॉर्मेंस देखें, रिवार्ड कीजिए और उनके पर्सनल गोल को मद्देनज़र रखते हुए उस पर काम कीजिए, आपकी टीम डेफिनेटली मोटिवेट रहेगी। आर्बिट्रेशन, इसको मैं पहले यहाँ लेकर आना चाह रहा था कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट रेजोल्यूशन टेक्निक्स में, लेकिन इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब हम किसी कन्फ्लिक्ट में, इस जगह पे कोई भी टेक्निक काम ना आती, हम कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की ना हुई, तो हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी कोर्ट को इन्वॉल्व करते हैं। फिर हम लीगल साइड पे चले जाते हैं, किसी थर्ड पार्टी को, किसी मीडिएटर को लेकर आते हैं कि यार, जैसे अक्सर जो देहातों में, गांव में हुजरा सिस्टम था, हुजरे में प्रॉब्लम को लेकर आए, आपस में पंचायत बिठाई, उन्होंने सॉल्व किया। इसे कहते हैं आर्बिट्रेशन। आप थर्ड पार्टी से अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवाइए। पार्क्स बेनिफिट्स क्या होते हैं, किसी एम्प्लॉय को आपने अच्छी पार्किंग दे दी, अच्छा ऑफिस दे दिया, सैलरी में और चीज़ों में नहीं, उनको थोड़ा सा प्रोटोकॉल दे के हम जो मोटिवेट करते हैं अपने टीम मेंबर्स को, उससे कहते हैं पार्क्स वगैरह। फ्रेंक बेनिफिट्स, अपनी सैलरीज के अलावा आप कौन कौन से अलाउंसेस दे रहे हैं, इससे भी हम टीम को मोटिवेट और मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोसेस के आउटपुट्स क्या होंगे, डेफिनेटली चेंज रिक्वेस्ट होंगे, इश्यूज लॉग आते हैं, यहाँ से हमारे पास लेसन लर्न आता है, इसकी बेस पे हमारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट होते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो यहाँ मैं यही कहूँगा, इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कीजिए एग्ज़ाम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था रिसोर्स मैनेजमेंट का, एग्जीक्यूटिंग का। तो इसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे ईमेल पे बता सकते हैं, मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।